हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2023 के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। कल वीडियो अपलोड नहीं कर सका क्योंकि मौसम ख़राब था, इसकी वजह से 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है। अभी भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लैपटॉप में कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत चार्ज है, 50% चार्ज है, तो उसमें थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे क्वेश्चन को ताकि जल्दी से रिकॉर्ड हो सके। ठीक है, तो जल्दी स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने 3 दिसंबर 2022 का शिफ्ट 3 का पेपर सोल्व किया था। आज हम सोल्व करेंगे शिफ्ट 4 का पेपर, बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से सोल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, बहुत ही सिंपल सवाल है। इनको देखो, माइंड में क्वेश्चन को करना है। द क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन दे रखा है 1 + cos a / 1 - cos a। जैसे 10th का सवाल है। यहाँ से क्या करना है, ऊपर नीचे आप क्या कर दो, 1 + cos a से गुना कर दो। जैसे 1 + cos a से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर तो क्या बन जाएगा, 1 + cos a का होल स्क्वायर बनेगा, उससे स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा तो cos a बन जाएगा 1 + cos a। नीचे बनेगा 1 - cos a और 1 + cos a, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो फॉर्मूला बन गया a + b a - b, a² - b² होगा, यानी 1 - cos स्क्वायर होगा। 1 - cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ये साइन स्क्वायर है, इस साइन स्क्वायर से ये रूट और कट जाएगा। क्लियर है, तो 1 + cos a अपॉन साइन आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया, cos a + cot a, तो cos a के प्लस cot a हो जाएगा। 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cos a के, और ये बन जाएगा cot a। ठीक है, ये से माइंड में करने का सवाल है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखने आपको। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, जिसमें आपसे बोला है ये A, ये B और ये C। AC को मादी का BE, ये BE है, इसकी मीडियन E पर काटती हैं। यदि BG, ये आपको दे रखा है, G इसका ग्रेविटी सेंटर है। यहाँ से 12 सेंटीमीटर दे रखा है BG की लंबाई। आपसे पूछा है BE की लेंथ क्या होगी, ये टोटल लेंथ पूछी है। तो आपको पता होगा, एक पॉइंट पता होगा कि जब भी मीडियन होती है और ये ग्रेविटी सेंटर होता है, तो इनका जो रेशियो होता है 2:1 होता है। यानी ये वाली साइड 2 होगी तो ये नीचे वाली साइड क्या होगी, 1 होगी। तो आपको यही तो दे रखा है, ऊपर वाली साइड 12 दे रखी है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। पूछा क्या है आपसे, ये टोटल लेंथ पूछी है। टोटल कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है क्या, तो यहाँ से 3 की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर आ गया क्या। क्लियर है, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन गेम ए टू द टोटल नंबर्स ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन गेम बी। दोनों का आपको रेशियो बताना है, टोटल का सम करना है और रेशियो बताना है। तो सभी को जोड़ तो देखो, यहाँ से 4 5 2 6 6 7 9 9 और 3 11, 9 और 3 12 हो गया, यानी 120 तो हो गई। प्लस यहाँ से 9 2 11 8 19 और यहाँ से 23 और 24 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 54 हो गया क्या, नहीं, यहाँ से कितना होगा, 5 8 5 13 13 9 22 23 24 होगा। और यहाँ से 3 2 5 6 8 9 10 और 3 13, 130 होगा ना, 130 + 20 154 हो गया। यहाँ से कितना हो गया, 5 3 8 2 10 3 13 16 16 4 20, यानी 200 तो हो गई। प्लस एक्स्ट्रा और जोड़ दो, 8 6 14 14 6 20 7 27 30 और यहाँ से 34, तो 234 हो गया। इनका रेशियो पूछा आपसे, डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 77:117। सिंपल सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से पूछा mx + n है वो किसका फैक्टर है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन से ही देखना है। ऑप्शन से देखेंगे तो ये वाला क्या बन गया, ये a² + b² + 2ab है क्या। तो यहाँ से क्या बनेगा, mx + n का होल स्क्वायर बनेगा। तो mx + n का होल स्क्वायर है, यानी इसका फैक्टर क्या होगा, mx + n तो होगा ही होगा, तो यही इसका आंसर होगा। बाकी ये जितने भी हैं, यहाँ से देखो, यहाँ पे जो बनेगा ये बनेगा mx, m² x² बन रहा है, यहाँ पे x होना चाहिए तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे m होना चाहिए तब ये होगा, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे m² x² है तो यहाँ पे n² क्या होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे n होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो ए की फॉर्मूला बन रहा है एग्जैक्ट a² + b² + 2ab का, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, ABC है वो B पर एक समकोण त्रिभुज बनाती है। एक समकोण त्रिभुज है जहाँ पे ये B है, ये A है, ये C है, इस तरीके से। tan A आपको दे रखा है 5/12, यानी ये 5 होगा, सॉरी tan A बोला है ना, तो लंब बटे आधार होता है, यानी ये 5 होगा तो ये 12 होगा। ट्रिपलेट आपको पता है, 5 12 13, तो ये हो गया। आपसे बोला है साइन A, तो ये वाला एंगल देखो, यहाँ साइन A कितना हो जाएगा, 5/13 होगा क्या, ये 5/13। साइन B कितना है, 90 है, तो साइन 90 का मान 1। साइन C पूछा है, ये साइन C इधर से पूछा है, तो इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 12/13। सोल्व करेंगे, यहाँ से देखो बेस तो समान है ना, 13 13, तो 12 और 5 17, तो 1 और यहाँ से आएगा 17/13। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 बार एक बार चला जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 और यहाँ से 4/13। ये हो गया इसका आंसर।
नेक्स्ट सवाल देखो 30 डिग्री ये आपको दे रखा है। ये तो सिंपल सवाल है कि जब भी 30 डिग्री दे रखा हो ना, इसके सामने के इसका होगा ना, जैसे परपेंडिकुलर है तो ये चीज़ होती है ना, इसका हाइपोटेनस इसका डबल होता है, हमेशा याद रखना। 30 डिग्री के सामने वाले साइड का डबल होगा हाइपोटेनस, तो इसका डबल होता है। ये अक्स है तो इसका डबल 10 है, तो मुझे बताओ अक्स का मान कितना होगा, 5 होगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस में ये 3-4 पॉइंट है, ये याद रखना हमेशा कि 30 डिग्री के सामने वाले साइड का यह क्या होगा, डबल होगा। ये अगर अक्स है तो ये 2 अक्स होगा। इसी तरीके से क्योंकि ये चीज़ें स्पीड बढ़ा देगी आपकी, अगर ये 30 डिग्री है, ये वाली साइड अक्स है, तो ये वाली साइड हमेशा अक्स √3 होगी, √3 का मल्टीपल होगा। इसी तरीके से अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, और जैसे मान लीजिए यहाँ से ये अक्स है, तो ये वाला जो नीचे वाली साइड होगी अक्स बाई √3 होगी। ये 1/√3 होती है, ये √3 मल्टीपल होती है 30 डिग्री हो तो। और अगर 45 डिग्री दे रखा है, ये 45 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, तो जैसे यहाँ से ये अक्स है, ये अक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, √2 अक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। ये क्या हो जाएगी, आपको कैलकुलेशन बढ़ा देगी, स्पीड कर देगी यहाँ पे। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 30 डिग्री है ना, फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा, वो साइन लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप करते साइन 30 डिग्री का बनाते, तो साइन 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अक्स बाई 10 कर देते, और साइन 30 का मान 1/2 इज इक्वल टू अक्स बाई 10। अक्स का मान सोल्व करते कितना आता, 5 आता। लेकिन यही सवाल है आपका 10 से 15 सेकंड ले लेगा, क्या मतलब है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को आप 2 सेकंड 3 सेकंड में सोल्व कर सकते हो, और उसकी जगह भी आप 15 से 20 सेकंड लगा रहे हो, तो फिर वो टाइम वेस्ट करना होता है। और एसएससी का एग्जाम है, टाइम पे डिपेंड करता है, जितना आप टाइम कम बचाओगे उतना ही आपके पास ज़्यादा टाइम बचेगा, तो हार्ड क्वेश्चन है वो ज़्यादा क्वेश्चन करोगे और ज़्यादा ही नंबर आएंगे। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, ये तो फेमस सवाल है, ठीक है, हमेशा इसका फॉर्मूला बताता हूँ। यहाँ पे एक स्पीड दे दिया, यहाँ से दूसरी स्पीड दे दिया कि अगर देखो 45 किलोमीटर की एवरेज स्पीड से चलता है और ठीक टाइम पे पहुँच जाता है, अगर वो स्पीड को कम करता है तो 15 मिनट लेट पहुँचता है। आपसे पूछा वो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, v1 × v2 डिवाइडेड बाई इनके बीच में डिफरेंस इंटू टाइम में कितना चेंज हो, यही इसकी डिस्टेंस होता है। हर शिफ्ट में ये सवाल आता है और आएगा भी ये सवाल। यहाँ पे देखो स्पीड कितनी है, 45 × 30 डिवाइडेड बाई इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 15 का, इनटू टाइम में कितना चेंज हुआ, 15 मिनट का, डिवाइडेड बाई 60 क्यों किया, घंटे में बदलने के लिए। यहाँ पे ध्यान रखना जो टाइम होगा ना, ये हॉवर में होगा, क्योंकि सब चीज़ें क्या चल रही है, किलोमीटर पर हॉवर में चल रही है, तो मिनट को हॉवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया है। 15 से 15 चला गया, 30 से डिवाइड करेंगे 2 बार, और यहाँ से 45 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा। सी के वेतन पर उसके वेतन की 1/4 टैक्स है। देखो टैक्स ऑन द सैलरी ऑफ सी इज 1/4 ऑफ द सैलरी एंड सेविंग आर 1/3 ऑफ द सैलरी। तो सैलरी का सेविंग तो क्या है 1/3 है, और ये 1/4 क्या है, टैक्स है। तो मैं इस तरीके से मान लूँ कि उसकी सैलरी है वो इसका मल्टीपल है 4 और 3। जब भी फ्रैक्शन हो तो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन मान लिया करो, ईजी हो जाती है कैलकुलेशन। तो 4 × 3 कितना हो गया 12, सैलरी 12 है, टैक्स इसने बोला है 1/4 है, तो 1/4 करेंगे 12 का, तो 3 रुपये टैक्स हो गया क्या। और यहाँ से इसने बोला है कि उसकी सेविंग है, उसकी सेविंग कितनी है 1/3 है, तो यहाँ से सेविंग उसकी 4 हो गई क्या, क्लियर है। तो मुझे बताइए एक्सपेंडिचर कितना हो उसका, तो 12 रुपये उसकी सैलरी है, उसमें से 3 रुपये उसने टैक्स के दे दिए, 4 रुपये बचाता है, तो 4 3 7 रुपये तो खर्च हो गए एक तरीके से मानो। 4 और 3 तो इधर से अलग ही हो गए उसमें 12 में से, जो बाकी का बचा होगा वो क्या होगा एक्सपेंडिचर होगा। तो यहाँ पे कितना होगा 4 3 7 और यहाँ से 5 रुपये, 5 रुपये उसका एक्सपेंडिचर होगा। पूछा आपसे क्या है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग में रेशियो पूछा है, तो देखो एक्सपेंडिचर और सेविंग में रेशियो कितना हो गया, ये सेविंग और एक्सपेंडिचर का है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का पूछा है तो 5:4 हो जाएगा, ना कि 4:5। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखो आपसे पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन साइंस बट पास्ड इन मैथमेटिक्स। तो कौन सा है फेल्ड इन साइंस बट पास्ड इन मैथमेटिक्स, कौन से सेक्शन में पूछा है, बी और डी में टुगेदर पूछा है। तो बी और डी में देखो यहाँ से 14 और हु फेल्ड इन साइंस बट पास्ड इन मैथमेटिक्स, तो 14 और यहाँ से नहीं पूछा किसका है, बी का और डी का। तो बी में कितने स्टूडेंट है 12 हैं और डी में कितने हैं 15 हैं, तो कितने हो गए यहाँ से 27 हो गए क्या। इसका रेशियो पूछा है किसे, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए दैट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। तो ए में दोनों सब्जेक्ट में जो पास होते हैं वो कितने हैं 63 स्टूडेंट, इसका रेशियो आपसे पूछा है। तो यहाँ से 9 से डिवाइड कर दिया, 9 × 27, 9 × 7 = 63, तो जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 3:7, ना कि 3:9। ये गलत क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल देखो रेस का सवाल है, अच्छा सवाल है, इस बार ही पूछा गया है, ज़्यादा सवाल जो पूछे गए हैं वो रेस के सवाल पूछे गए हैं, तो आने वाले टाइम में भी रेस के अच्छे सवाल बनते हैं इसलिए पूछे जा सकते हैं।
पूछा गया है आपको, देखो यहाँ से कि 1200 मीटर की दौड़ है, उसमें ए है वो बी को 100 मीटर से हराता है। तो ए है वो बी को 100 मीटर से हराएगा, तो 1200 मीटर की दौड़ है, तो यानी ए है वो 1200 मीटर चलेगा, तो बी कितना चलेगा फिर 1100 मीटर, यही तो चलेगा। उनके बीच में रेशियो कितना हो गया, 12:11 हो गया क्या, कि अगर ये 1200 चलेगा तो ये 1100 चलेगा, यानी 12:11 हो गया। फिर आपसे बोला है कि 600 मीटर की दौड़ में बी है वो सी को 100 मीटर से हराता है, यानी अगर ये 600 मीटर चलेगा बी, तो सी कितना चलेगा फिर 500 मीटर। तो रेशियो कितना हो गया, 6:5 हो गया क्या बी और सी का। ओवरऑल यहाँ पे तीनों का रेशियो निकाल देते हैं, तो क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में आप मल्टीप्लाई कर दो, 12×72, रेशियो हो जाएगा 66 और 55, ये रेशियो हो गया क्या। यानी आपके पास ये आ गया कि 72 ए, अगर 72 मीटर की रेस है, तो 72 मीटर की रेस में ए है वो बी को 66, बी है सॉरी जो 72 मीटर की दौड़ है उसमें ए तो 72 मीटर ट्रेवल कर लेगा, बी कितना करेगा 66 मीटर, और सी है 55 मीटर। यानी यहाँ से ये इस तरीके से निकाल सकते हैं कि अगर तीनों का पूछ लिया जाए कि बी कितने मीटर से हराएगा, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे सी पूछ ले तो यहाँ पे इनका डिफरेंस इतने मीटर से हराएगा। अब आगे क्या दे रखा है वो यहाँ पे देखो, बोला है कि बाइक ए है वो 720 मीटर की दौड़ में सी को 30 सेकंड से हरा देती है। यहाँ पे तो टाइम में दे रखा है, क्या यहाँ से हम डिस्टेंस में निकाल सकते हैं क्या, कि अगर 720 की हैं तो यहाँ पे 72 तो ही है, तो मैं क्या कर दूँ यहाँ पे 0 लगा तो 720 की हो जाएगी। यानी 720 मीटर की दौड़ में ए है वो सी को कितनी मीटर से हराएगा, तो यहाँ से 170 मीटर से हराएगा क्या। तो ए है वो सी को कितने मीटर से हरा रहा है 170 मीटर से, और यहाँ पे टाइम में दे दिया आपको 30 सेकंड से हरा रहा है। यानी बात एक ही तो है ना, यहाँ पे तो आपको टाइम में दे दिया, यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया, तो हमेशा ध्यान रखना दोनों सेम है। तो सी की जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी ना, सी है वो 170 मीटर है वो 30 सेकेंड में ट्रेवल करेगा, यानी इसकी स्पीड कितनी आ गई 17/3 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से है कि अगर ये 720 मीटर की दौड़ है, ये 700 मीटर की दौड़ है, तो ये जैसे मान लीजिए कि 170 मीटर से हरा रहा है, यानी ये इतनी 170 मीटर पीछे रहेगा सी है, और ए है वो पहुंच जाएगा यहाँ पे। और टाइम की बात करें तो टाइम में क्या होगा, टाइम में ए है वो जैसे मान लीजिए यहाँ पे टी टाइम में पहुंच रहा है, टी टाइम में पहुंच रहा है, तो जो सी होगा तो सी को यहाँ पे पहुंचने में 30 सेकंड ज़्यादा लगेंगे। ये 30 सेकंड कहाँ ज़्यादा लगेंगे, इस पॉइंट से देखो, डिस्टेंस से बोले कि 170 मीटर से हरा रहा है, यानी यहाँ पे ये तो टाइम सेम है ना, कि जैसे मान लीजिए ए है वो टी टाइम में यहाँ पे पहुँचेगा, तो टी टाइम में सी है वो यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। सी है वो टी टाइम में यहाँ पे पहुँचेगा, और ए है वो टी टाइम में कंप्लीट ट्रेवल कर लेगा। और टाइम से बोला है कि 30 सेकंड से हरा देता है, तो 30 सेकंड जो एक्स्ट्रा लगेगी वो कहाँ से लगेगी, यहाँ तो 6 में लग रहा है टाइम, तो 30 सेकंड यहाँ पे लगेगी ज़्यादा, यही तो लग रही है 30 सेकंड सी को ज़्यादा। तो सी को 170 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 30 सेकंड में, तो यही तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो 30 सेकंड 170 मीटर में, यानी सी की स्पीड आ गई क्या, यही तो आ गई इसकी स्पीड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ परसेंटेज से है और डीआई में कन्वर्ट कर दिया है क्वेश्चन को। आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ इनवैलिड वोट्स ऑफ विलेज आर टू दैट ऑफ विलेज यू। आर और यू में आपसे पूछा है इनवैलिड वोट का रेशियो। अब आपको दे रखे टोटल वोट ये दे रखे हैं, उसमें से इतने वोट पोल किए गए हैं, इतने वोट डाले गए हैं, परसेंटेज में दे रखा है, और इन जितने वोट डाले गए हैं इनमें से इतने क्या है वैलिड वोट है। ये चीज़ आपको बता रही कि यहाँ पे कि टोटल वोट क्या है, जो वैलिड जो पोल्ड वोट है वो क्या है कि टोटल का है, और जो वैलिड वोट है इन पोल्ड वोट का आपको परसेंटेज निकालेंगे तब वैलिड वोट आएगा। जो हम परसेंटेज में करते हैं वही चीज़ यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे इनवैलिड वेट का पूछा है ना, इनवैलिड वोट कितने हैं, तो मुझे बताइए आर में टोटल वोट कितने थे 100 थे, 100 में से 65% लोगों ने वोट डाला, तो 65 वोट ही डालेंगे क्या। इन 65 वोट में से 65% वोट क्या है वैलिड है, तो मुझे बताइए बाकी के जो परसेंटेज हो गए, जैसे 65 है तो 35% है वो क्या होंगे इनवैलिड हो गए क्या इस 65 का, ठीक है। इतने वोट क्या करें डालेंगे, इनमें से 65 वैलिड हैं तो 35 क्या हो गए इनवैलिड हो गए। तो इनवैलिड आर का बोले तो इनवैलिड का कितना हो जाएगा कि 65 का 35%, ठीक है, ये क्या होंगे इनवैलिड होंगे। इसका रेशियो बताना आपको यू में कितने हैं, देखो 40 है ना, टोटल वोट तो 40 डालेगी, उसका 90% डालेंगे वोट, टोटल वोट इतने थे इनमें से 90% वोट डालेंगे, तो यहाँ से 90% निकाल दो 40 का, तो यहाँ से 36 वोट डालेंगे क्या टोटल इसमें, तो 36 वोट डालेंगे, और 36 वोट का 60% क्या है वैलिड वोट है, तो इनवैलिड वोट कितने होंगे 40% होंगे, तो 36 का 40% निकाल दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 36 का 40% निकाल दो कि यहाँ से
ये परसेंटेज में है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी मैंने इसलिए यहाँ पे परसेंटेज में लिख दिया। तो यहाँ पे आपको रेशियो निकालना है, तो सोल्व कर दीजिए। यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 5 अंटे 40। अब डिवाइड हो रहा है क्या? किसी से नहीं हो रहा, गुना कर दो यहाँ से, तो कितना हो जाएगा? 6 7 42, 420 में 35 और जोड़ोगे तो 455। यहाँ पे जोड़ोगे, देखो यहाँ से 36 इंटू 8 कर देंगे, 8 6 48 और 4 8 या 24, 24 और 4 28। तो ये रेशियो आ गया आपके पास। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखो, डिसऑनेस्ट सेलर से बोला गया है कि एक बेईमान व्यापारी है, वो ग्राहकों से कहता है कि वह वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, लेकिन वह गलत वजन का प्रयोग करता है, गलत वेट देगा वो, और प्रॉफिट कमा रहा है 12.5% का। तो वो बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस पे दे रहा हूँ, जितने में मैंने खरीदे हैं उतने में आपको दूंगा, लेकिन वो प्रॉफिट कैसे कमाएगा? फिर वो वजन में करेगा कि 1000 ग्राम की जगह कुछ कम वजन देगा, तभी तो होगा उसको प्रॉफिट। तो बोला है कि 1 kg वजन की जगह वो कितना ग्राम का प्रयोग कर रहा है। तो कुछ भी नहीं करना आपको, देखो यहाँ पे बोला ना कि 12.5% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8। हमेशा फ्रैक्शन याद रखना, 1/8 यानी 8 रुपए की चीज़ थी, उसको कितने रुपए में बेचा उसने? 9 रुपए में। 8 रुपए की चीज़ को उसने 9 रुपए में बेचा है। ये तो चीज़ें हैं कि इतने रुपए में बेचा है। अगर वजन की बात करें, कॉस्ट प्राइस में बेचा है ना, इसको उल्टा कर दो इसका रेशियो, तो 8:9 है। यहाँ से कितना होगा? 9:8 होगा। ये होगा इसका वजन का। क्लियर है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि 1 रुपए की चीज़ है, वो 1000 ग्राम, या आप अपन इस तरीके से बोल दे कि जैसे मान लीजिए कि 8 रुपए में वो 1000 ग्राम खरीदता है और 9 रुपए में वो x ग्राम बेचता है। क्लियर है? इतने रुपए में नहीं, इस तरीके से मत कीजिए आप, तो ठीक है डायरेक्ट ही कर लीजिए, उस तरीके से फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपको समझाने में। ठीक है, आप तो इस तरीके से याद रख लीजिए हमेशा कि आपको अगर जैसे प्रॉफिट दे रखा है, तो 8 से कितना हो गया? 9 रुपए में। 8 रुपए से 1 रुपए कमाएगा, यानी 9 रुपए में बेचेगा। तो वजन की बात करें तो यहाँ से हमेशा उल्टा कर देना, वजन की बात करेंगे तो 9:8 हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि वो 9 ग्राम की जगह कितने ग्राम दे रहा है? 8 ग्राम दे रहा है। 9 ग्राम की जगह 8 ग्राम दे रखा है। लेकिन 1000 ग्राम की बात है कि 1000 ग्राम पे कितना होगा? तो 1000 ग्राम की बात करें तो 1000 कितने की, देखो 9 की वैल्यू होगी क्या, कि अगर 9 ग्राम है तो 8 ग्राम देता है, तो 9 की जगह ये 9 है 1000 की देर का है। 1000 से पूछा है तो 1000 की वैल्यू कितनी है? ये 9 यूनिट है। तो यहाँ से पूछा 8 का पूछा कि कितने ग्राम में बेचेगा, तो 8 की वैल्यू निकाल दीजिए। 8/9 का मतलब कितना होता है? 1/9 फ्रैक्शन आपको पता होगी कितने होते हैं? 11 से 1/9 यानी 11.1111 इस तरीके से होगी। 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 88 पॉइंट इस तरीके से आएगा, इतना % आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर? 8 8 8 इस तरीके से होगा। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? 888.8 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ये चलता जाएगा। तो बस आपको इतना ही करना है एग्जाम में। दे दिया यहाँ से, जैसे मान लीजिए 25% दे रखा होता, तो 25% का मतलब 1/4, तो 4 से 5 रुपये कमा रहा है, कितने ग्राम यहाँ से करेगा? 5 ग्राम की जगह 4 ग्राम देगा। फिर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, बस यही आपको कंसेप्ट लगाना है इसमें। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखो, 4 और 7 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। पहला तो तरीका यहाँ से ऑप्शन से देख लो। देखो 4 से डिवाइड होने वाली कौन सी संख्या है? ये वाली है। 4 से डिवाइड, 4 से का मतलब लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है, 4 से ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, यहाँ से ये वाली होगी। तो इन दोनों में से होगा आंसर। तो अब दोनों में से होगा तो फिर 7 का और चेक कर लो। देखो यहाँ से 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ से 7 चौक 28, 140 बार चला गया। तो ये हो गया इसका आंसर। बाकी आपको बेसिक से करना है इस क्वेश्चन को। तो कैसे करेंगे कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी 3 अंकों की 999 होगी क्या? बड़ी वाली संख्या है, इसको 4 और 7 से डिविजिबल होनी चाहिए, यानी 28 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो यहाँ से इसका रिमाइंडर निकालोगे, कितना एक्स्ट्रा बच रहा है, उस एक्स्ट्रा को यहाँ पे घटा देना 999 में से, फिर उस रिमाइंडर को घटा देंगे, तब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये बेसिक तरीका हो गया। बाकी आपको जब भी इस टाइप का सवाल आए ना तो ये करना है। अगर यहाँ पे बेसिक से करना हो तो ये वाला तरीका अपन लगाएंगे। टाइम एंड वर्क का सवाल देखो, ए और बी हैं वो 10 और 16 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ए हैं वो 10 दिन में, बी हैं वो 16 दिन में। टोटल वर्क मानेंगे यहाँ से, तो इनका एलसी मानेंगे तो कितना आ जाएगा? 16×5 = 80, और यहाँ से इसकी एफिशिएंसी आ गई 8 और इसकी एफिशिएंसी आ गई 5। ये तो आपको करना ही करना है हर क्वेश्चन में, टाइम एंड वर्क में। फिर आगे बढ़ो यहाँ से, यदि वे एक दिन के लिए बारी बारी से कार्य करते हैं, ठीक है, तो एक कार्य शुरू करता है तो इस तरीके से है कि पहले ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, इस तरीके से, और ये चलता जाएगा। तो मुझे ये बताओ, देखो 2-2 का पेयर हो गया कि यहाँ से ए बी ए बी ए बी, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे ये दोनों मिलकर? ए और बी है ना, तो एक दिन में 8 यूनिट का काम करेगा, एक दिन में 5 यूनिट करेगा, तो 2 दिन में 13 यूनिट का काम कंप्लीट कर देंगे। हमें कितना काम करवाना है?
टोटल हमने यही माना कि टोटल हमारे पास ये वर्क है, तो 80 यूनिट काम करवाना है। तो इनके पास लेके चलो पहले, तो देखो यहाँ से तो 13 का 78 हो गया कि यहाँ से 6 बार तो ये बनेगा ही बनेगा यहाँ से, यानी 12 डेज में कितना काम कर देंगे ये, 78 यूनिट का काम कर देंगे। अब बचे कितने यूनिट, 2 यूनिट काम बचे ना। ये 2 यूनिट काम कौन करेगा, पहले कौन आया था, ए वाला ही आएगा ना, तो ए वाला काम करेगा। लेकिन ए है वो एक दिन में 8 यूनिट का काम कर रहा है, एक दिन में 8 यूनिट का काम कर रहा है, 2 यूनिट ही हमें चाहिए। तो मुझे बताइए एक दिन में 8 यूनिट का काम कर रहा है एक दिन में, तो ये हमें तो 2 यूनिट का काम करवाना है, तो 2 यूनिट का काम करवाना है। तो देखो, या इस तरीके से बोल दो कि एक यूनिट का काम कितना टाइम लगेगा, 1/8। 2 यूनिट का काम करने में कितना टाइम लगेगा, 2/4, 2/8, यानी कितना हो गया, 1/4 दिन। ये एक्स्ट्रा और लगेगा तो ये जोड़ दो यहाँ पे, ये अपना 2 यूनिट का काम हो जाएगा, 80 यूनिट काम हो जाएगा, तो 12 से 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। ये देखो, इतनी चीज़ें आपको नहीं सोचना होता एग्जाम में, आपको डायरेक्ट ही देखो ये सब चीज़ें आपको बचानी होगी, ये वाली चीज़ें, ये ना तो लिखना है आपको डायरेक्ट ही करना है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट आप कैसे करोगे, यहाँ पे एफिशिएंसी आ गई नहीं इनकी, डायरेक्ट सोचो भाई एक एक दिन कर रहे हैं, तो फिर ये वाली चीज़ें ही आपको डायरेक्ट लिखनी है, ये इतनी सी चीज़, ठीक है। कि 2 दिन में कितना काम करेंगे, ये 2 दिन में काम करेंगे 13 यूनिट का, तो 13 का 78, यानी 12 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, और 12 से थोड़ा सा ज़्यादा और लगेगा। तो एक ही ऑप्शन है 12 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है, फिर ये भी नहीं सोचने की जरूरत आपको। क्लियर है, इस तरीके से आपको टाइम बचाना होगा। कभी भी आपको देखो जहाँ पे जरूरत हो तभी आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर आंसर पहले ही आ जाता है तो पहले टिक करो और आगे बढ़ जाओ, यही रूल है आपको। ना आप कोई बोर्ड दे रहे हो, ना आपको कोई रिटर्न एग्जाम देना, आपको ऑप्शन दिख रहे हैं कि ये आंसर होगा तो बस कर दो, और फिर पूरा सोल्व करने की जरूरत क्या है। आपको थोड़ी बताना है कि ये आंसर होगा ही होगा, ठीक है। आपको दिखाना थोड़ी है भाई ये आंसर आ गया और हमने दिखा दिया, प्रूव कर दिया कि आंसर है, ये नहीं करना। आपको दिख रहा है कि ये आंसर होगा, ऑप्शन में दिख गए तो टिक करो, फिर आगे बढ़ो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो एग्जाम में। जैसे ये सवाल है, देखो कि एक आपको दे रखा है कि क्यूब का डायगोनल्स दे रखा है। क्यूब का डायगोनल्स क्या होता है, √3a होता है। तो √3a देखिए यहाँ से √3a है, तो a का मान कितना है, 7 है क्या, यानी साइड आपके पास 7 आ गई। और पूछा क्या है आपसे, घन का पृष्ठीय सरफेस एरिया पूछा है। सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² होता है, 6a² होता है टोटल सरफेस एरिया। तो यही तो पूछा है, 6 × 49 गुना करना है। 6 × 49 को देखो 50 मान लो, 6 पंजे 30, तो यहाँ से 300 में से एक 6 और घटा दो, 300 में से 6 घटा देंगे 294। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखो, BPQ और ASR है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, इस तरीके से कि BPQ है और ASR है, ASR है, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल सेम है, ये जितना एंगल है ये जितना एंगल है, ये इसकी साइड उतनी है, उतनी की उतनी ये साइड होगी, बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें सेम है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब, ठीक है। तो अब ये बोल दिया कि A और R और S का ये रेशियो दे रखा है, इस तरीके से मान लीजिए ये हो गया। अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूँ तो A, R और S का ये रेशियो आ गया क्या, 1:3:1 इनके एंगल का। तो मैं मान लो कि ये अगर A है, ये थीटा हो गया, तो R कितना हो गया, 3 थीटा हो गया, और ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। अब तीनों का यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, 3, 4, 5, तो यहाँ से 5 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 होगी क्या टोटल। एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री आ गई। थीटा की वैल्यू 36 आ गई। पूछा क्या आपसे, क्यू का मान पूछा है। देखो क्यू किसके पैरेलल है, यहाँ पे क्यू है वो आर के पैरेलल है, तो यहाँ से 3 थीटा का मान निकालना है, तो 3 थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 108 हो जाएगा क्या। तो यही तो आपसे पूछा है, ये इसका आंसर हो गया। ये तो आपका समझाने का तरीका। एग्जाम में अगर कोई स्टूडेंट करेगा इसी सवाल को तो कैसे करेगा, यहाँ पे रेशियो आ गया 1:3:1 हो गया क्या, यहाँ पे रेशियो डायरेक्ट करेगा 3, 4, 5, 5 की वैल्यू कितनी है 160 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री आ गई क्या, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 30 डिग्री है। 1 यूनिट की वैल्यू 30 डिग्री है। पूछा है क्यू, क्यू किसके पैरेलल है, देखो क्यू है आर के, तो आर की वैल्यू कितनी है, आर की है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 36 × 3 108। ये चीज़ माइंड में भी कर सकते हो, बाकी इतना तो आपको लिखना ही है अगर आपको नहीं आता समझ में। तो ये चीज़ें आपको करनी होगी एग्जाम में, तभी आपका टाइम बचने वाला है। ये सवाल देखो अच्छा सवाल पूछा गया है, मेंसुरेशन का है। दो आपको दे रखे हैं, 2 आइडेंटिकल सर्कल दे रखे हैं, ईच ऑफ रेडियस, आपको रेडियस 30 सेंटीमीटर दे रखी है, इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ ईच वन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ इंटरसेक्टिंग रीजन्स। यानी सवाल देखो ये पूछा गया आपसे सिंपली, ये 2 सर्किल दे रखे हैं सेम रेडियस के, ऐसे मान लो, ठीक है, ये सेम रेडियस के हो गए।
और एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। ये भी सेंटर C1 है जैसे मान लो, और ये C2 है, ठीक है, दोनों का सेंटर है। रेडियस आपको दे रखी है, तो मुझे बताइए कि ये वाली देखो यहाँ से ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो ये सेंटर है, इसके परिधि क्या है, ये सर्कमफेरेंस है, तो ये वाली क्या होगी साइड, ये 30 डिग्री होगी, सॉरी 30 सेंटीमीटर होगी कि इसकी रेडियस के बराबर ही। ये भी रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस ही, यानी तीनों साइड क्या हो गई, 30 सेंटीमीटर हो गई, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। यानी प्रत्येक एंगल क्या है आपके पास, ये एंगल है वो 60 डिग्री है। यही चीज़ें नीचे सेम होगी। तो मुझे बताइए, आपसे ये टोटल एरिया पूछा ना, ये टोटल एरिया आपसे पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से। तो अगर मैं देखो यहाँ से ये 60 डिग्री का ये यहाँ से सेक्टर निकाल दो, ये टोटल ये सेक्टर निकाल लो यहाँ से, तो ये एरिया जाएगा क्या आपके पास, ये वाला एरिया, ये टोटल एरिया आ जाएगा कंप्लीट। तो इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल पाई आर स्क्वायर है वो 360 डिग्री का होता है। हमें तो कितना चाहिए, 60 डिग्री का ही तो चाहिए, 60 डिग्री का ही चाहिए, यानी ये सेक्टर का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर बाई 6 हो गया क्या, पाई आर स्क्वायर बाई 6 हो गया। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, इस सेक्टर का एरिया हो गया टोटल। क्लियर है। अगर यहाँ से ये एरिया निकालना आपको, अगर ये एरिया बच गया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया बच गया, अब ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, ये एरिया कैसे निकाल सकते हैं कि देखो यहाँ से ये सेक्टर है टोटल पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा 60 डिग्री का सेक्टर है, तो ये सेम आएगा एरिया आपके पास पाई आर स्क्वायर बाई 6, ये तो एरिया आना ही है। इसमें से अगर ये ट्राइंगल का एरिया मैं घटा दूँ, इस ट्राइंगल का एरिया हटा दूँ, तो ये वाला बाकी का बचा हुआ एरिया आ जाएगा। क्लियर है। तो इसमें से मैं ये एरिया हटा देता हूँ, एरिया क्या होगा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो रूट 3/4 भुजा स्क्वायर होगा क्या, और रेडियस सेम होगी, तो ये वाला एरिया क्या आ गया इसका, ये वाला, ये एरिया आ गया। तो मुझे बताइए ये वाला एरिया आ गया, ये कंप्लीट एरिया आ गया, तो ऊपर वाला तो हो गया क्या, इसको 2 से गुना कर देंगे आप, इसको 2 से गुना कर देंगे तो आपके पास ये टोटल एरिया आ जाएगा। सोल्व कर दो, देखो यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये तो 2 से काट दीजिए आप सभी को, ये 3, यहाँ से 3 और ये 2 बन गया। तो ऊपर बन गया ये पाई आर स्क्वायर बाई 3, और यहाँ से पाई आर स्क्वायर बाई 3 हो गया क्या, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर बाई 3 हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर बाई 3 हो गया, और माइनस, और यहाँ से हो गया ये रूट 3/2 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर आपको 30 डिग्री 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये 900 होगा, और ये भी क्या होगा 900 होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दिया 9 और 3 दूनी 6, यानी आपके पास आ गया 600 पाई माइनस, और यहाँ से 450 रूट 3, ये आ गया आपके पास एरिया। क्लियर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको कंप्लीट सोल्व करना ही होगा, ठीक है। तो अच्छा सवाल है, थोड़ा टाइम टेकिंग सवाल है, अगर आप एग्जाम में इस टाइप का सवाल आता है तो पहले एक बार छोड़ दीजिए और लास्ट में आपको करना है आपके पास जब टाइम बचता है, तो क्योंकि ये सवाल है 1 मिनट का, लगभग आपको 1 मिनट तो लगेगा ही लगेगा इस सवाल एग्जाम में जब आप करोगे, क्योंकि नया क्वेश्चन देखोगे तो टाइम लगना वाजिब है वहाँ पे, तो इतना टाइम तो लगेगा, इसलिए यहाँ पे आपको लास्ट में करना है इस सवाल को, इस टाइप के सवालों को। नेक्स्ट सवाल देखो, कुर्सी का मूल्य है वो 2400 रुपये है और उसे 20% मार्क किया गया है क्रय मूल्य से, और अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दिया गया है, आपको पूछा है प्रॉफिट परसेंट। अब देखो ये तो सवाल बहुत ही ईजी हो गया, मैं बहुत तरीके हैं इस सवाल को करने के। पहले 20% बढ़ाया है और फिर 10% का डिस्काउंट दिया है, तो मुझे बताओ कितना प्रॉफिट हो गया। पहला तो सक्सेसिव हो गया कि ये तरीके से कि कॉस्ट प्राइस से 20% बढ़ा दिया और फिर 10% का डिस्काउंट दिया है, तो 20 माइनस 10 का डिस्काउंट दे दिया, माइनस 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 करोगे, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, बी की जगह माइनस पुट करेंगे, तो यहाँ से कितना हो गया देखो 10 माइनस 2 हो गया क्या, यानी 8%। ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो माइंड में कि यहाँ से 20 माइनस 10 10 होगा, 10 में से 2 और घटा देंगे तो 8% हो गया। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, जैसे यहाँ से मैं मान लूँगा कि कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपये है, तो इस पर 20% बढ़ाया गया है, तो मार्कअप कितना किया गया है 20% बढ़ा दिया तो 120 हो गया क्या, और फिर इस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया तो 120 का 10% कितना होगा 12 रुपये, तो 12 रुपये का डिस्काउंट दे दिया यानी 108 रुपये में वो बेचेगा। पूछा है कितना प्रॉफिट हुआ, तो 8% का प्रॉफिट हो गया। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या करूँगा, यहाँ से फ्रैक्शन वाला तरीका लगा देंगे यहाँ से कि 20% बढ़ाया गया है तो 20 पंजे 100, 1/5 होती है ना, 5 से 6 कर दिया, और 10% का डिस्काउंट देती है यानी 1/10, तो 10 रुपये से क्या कर दिया 9 रुपये कर दिया। यहाँ से ओवरऑल निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, यानी 50 रुपये से 9 × 54, तो 100 रुपये पे कितना हो गया 108 रुपये का, यानी 8% का प्रॉफिट हो गया। तीसरा तरीका। चौथा तरीका, अगर कोई विद्वान स्टूडेंट
जो इस चीज़ को भी यूज करेगा, 2400 को भी यूज करेगा, फिर वो कैसे पचेगा। देखो क्वेश्चन में अगर आपको ये दे रखा ना कि यहाँ पे इसका तो यूज किया ही नहीं आपने मार्क प्राइस का, तो अगर मार्क प्राइस का यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में करना ही नहीं है वो चीज़, अगर करेगा तो वो कैसे पचेगा। देखो बताता हूँ यहाँ पे करना क्या होगा आपको। मार्क प्राइस आपको दे रखा है 2400 रुपये, बोला है 2400 रुपये पर 10% का डिस्काउंट भी बेचा गया है, तो मुझे बताइए 10% के डिस्काउंट पे बेचेगा तो 240 रुपये कम में बेचेगा। इसका 10% कितना हो गया, 240 हो गया। 240 रुपये कम में बचेगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 240 है तो 200 300 हो गया, 160, ये 2160 रुपये में बेचेगा। और ख़रीदा कितने में होगा फिर, यहाँ पे बोला 20% ज़्यादा में है, तो जो 2400 है ना ये 20% ज़्यादा के बाद में है, यानी 120 की वैल्यू है। या आप ऐसे कर दो, फ्रैक्शन से करो डायरेक्ट कि यहाँ से, या तो आप कर दो क्योंकि इजी डाटा है, तो 120 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2000 आ गया क्या कॉस्ट प्राइस, तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट होगा, फिर वो चेक करेगा कि 160 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100 करेगा और फिर सोल्व करेगा यहाँ से, तो यहाँ से कितना आएगा 8%। तो अगर आप कोई बेसिक स्टूडेंट है तो वो इस चीज़ करेगा, तो इतनी चीज़ करनी पड़ेगी, यही सवाल आपका 30 से 40 सेकंड ले लेगा, बाकी इतना कुछ करना ही नहीं है। ये लगा दो ना, आप डायरेक्ट माइंड में कर सकते हो। अगर माइंड में नहीं कर रहे हो तो ये वाला लगा दो, ये वाले नहीं लगा दो ये लगा दो। और एक और तरीका, अगर इसी तरीके इस तरीके से भी लिख सकते हो आप कि जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये था, 100 रुपये से उसने बढ़ाया 20% कर दिया तो 120 कर दिया, 120 पे फिर 10% का डिस्काउंट दे दिया तो यहाँ से 12 रुपये कम कर दिया तो 108 हो गया। कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 8% का प्रॉफिट होगा। ये तरीका भी है, तरीके बहुत सारे हैं इस क्वेश्चन को करने के। एक राशि है वो साधारण ब्याज की दर पर 30% की रेट से 7 सालों में इतनी हो जाती है। इसका मतलब क्या है, ये अमाउंट है। पूछा है कि 7 सालों का ब्याज कितना है, उसका इंटरेस्ट कितना होगा। एक लाइन में करना है कैसे, देखो 15,500 रुपये ना अमाउंट है। मैंने हमेशा बताया इफेक्टिव रेट क्या होगी, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट की रेट इंटू टाइम, तो यहाँ से 7 या 21 210% होगी क्या, 210% होगी इसकी सिंपल इंटरेस्ट रेट, यानी सिंपल इंटरेस्ट इतना मिलेगा। तो यहाँ तो अमाउंट दे रखा ना, तो 100 रुपये अगर प्रिंसिपल है तो 210 रुपये उस पर क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 210%। ठीक है, तो यहाँ से अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 और जोड़ोगे ना यहाँ पे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट होगा, तो यहाँ पे ये 310% होगा। तो ये 310% की वैल्यू है। और पूछा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, यानी 210% की वैल्यू आपसे पूछा है। बस इसको सोल्व कर दो, सोल्व करेंगे यहाँ से कितनी बार चला गया, 5 बार, 21 5 105, कितना आ गया यहाँ से 10,500। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव स्कोर द हाईएस्ट परसेंट ऑफ मार्क्स इन मोर देन वन सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट से ज़्यादा में आपको बताना है कि किसके जो हाईएस्ट मार्क मिले हैं। पहला देखो अमित का हम देखते हैं, ठीक है, अमित का हिंदी में इतना है, इंग्लिश में इतना है, मैथ में इतना है। देखो मैथ में 92% है क्या, फिजिक्स में 58%, 60% और 98%, ये 2 में आ गया क्या, यहाँ पे एक से ज़्यादा में ज़्यादा है, तो ये हो गया एक। तो रुचि का देखो 65 78 68 है, कोई भी 90 के आसपास ज़्यादा है ही नहीं यहाँ पे। ये 89 है, ये भी कोई ज़्यादा नहीं है। 88 देखो यहाँ से, ये भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये सब 78 है। और यहाँ पे देखें एक है, ये 94%, ये 94% है लेकिन दूसरा नहीं है। और यहाँ पे देखें 92%, 96%, और यहाँ पे देखो 96%। तो मोर देन वन सब्जेक्ट बोला है, तो ये क्या हो गया, दीक्षा हो गया। एक तो दीक्षा और एक अमित हो जाएगा, यानी 2 ऐसे स्टूडेंट है जिसके क्या है, हाईएस्ट हैं 2 सब्जेक्टों में। ठीक है, हाईएस्ट परसेंट ऑफ मार्क्स है। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखो, इजी सवाल है, इसको माइंड में भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन बता देता हूँ यहाँ पे पहले क्या करना है। देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे ना अपन, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा, एक्स वाई जेड आएगा क्या, वाई जेड हो गया तो ये बनेगा एक्स क्यूब, ऊपर एक्स जेड है तो ये बनेगा वाई क्यूब, और ये जेड क्यूब बन जाएगा। यहाँ पे कंडीशन दे रखी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है, लास्ट क्लास में बताया था अगर ये कंडीशन है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या हो जाता है, 3xyz बन जाता है, डिवाइडेड बाई नीचे तो एक्स वाई जेड है, ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 3। आपको माइंड में सोचना था ये चीज़ें, नीचे एक्स वाई जेड आएगा, ये एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बनेगा, ये कंडीशन दे रखी है 3xyz होगा, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट जाएगा, 3 आ जाएगा इसका आंसर। ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, तीनों प्रोसेस आपके क्लियर है, तभी आपका यहाँ पे टाइम बढ़ेगा। आप क्वेश्चन को जो 25 सवाल आते हैं ना प्री के, ये आराम से आप करोगे, 13 से 14 मिनट तो बहुत मैंने बता दिया। कई स्टूडेंट है जो 10 से 12 मिनट में भी कर लेते हैं इन क्वेश्चन को, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको 30 मिनट भी बहुत ज़्यादा, मतलब 30 मिनट भी कम पड़ जाते हैं उनके लिए ये 25 सवालों को करने में। तो अगर कोई बेसिक स्टूडेंट होगा तो एक एक चीज़ को लिखेगा और उसके 30 मिनट भी नहीं बचेंगे, मतलब क्वेश्चन को अगर सोल्व करेगा उसमें भी टाइम कम पड़ जाएगा और क्वेश्चन है वो छोड़ जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको एग्जाम दे रहे हो, आप टाइम का ध्यान रखना है और कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करना है।
नेक्स्ट सवाल देखो, ए प्लस बी प्लस सी आपको दे रखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दे रखा है। ये तो सिंपल हो गया ना, यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैं गुना कर दो 2ab दोनों तरफ, तो 2ab बी सी हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया क्या, ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू 9 प्लस 16। तो यहाँ पे 25 बन गया, और 25 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ए प्लस बी प्लस सी 5 आ गया, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2 हो गया। बाकी अगर कहीं जो मतलब और भी क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप का, एक और कंसेप्ट यहाँ पे बता देता हूँ कि हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको 2 इक्वेशन दे दिया जाए, यहाँ पे देखो 2 इक्वेशन दे रखी है, एक और ये 2, और वेरिएबल कितने हैं ए बी और सी, ये 3 वेरिएबल हैं। तो 3 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, तो वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। आप क्या करो, एक वेरिएबल को 0 कर दो, जैसे मैं सी को 0 कर देता हूँ, सी को 0 कर दिया तो ये पूरा का पूरा हट गया, यहाँ पे हट गया। तो ये सवाल बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 9 है और ए बी की वैल्यू 8 है। फिर ये इजी बन जाता है, कई सवालों में इजी बनता है, ये कंसेप्ट लगता है बहुत ही टाइम बचाता है। तो यहाँ पे भी देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, प्लस 2ab करते ही क्या बन जाएगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी ए प्लस बी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और माइनस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, बाकी वैसे भी कर सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखो, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है, कई स्टूडेंट इसमें अटकते हैं एग्जाम में, अगर इस टाइप से एकदम से नया क्वेश्चन आता है तो। आपसे बोला है कि 8 डिजिट का नंबर ही, अगर ये 8 से डिविजिबल है तो आपको बताना इसके पेयर कितने हैं। तो 8 से डिविजिबल हैं तो लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 अक्स वाई हैं, ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ऐसे कितने पेयर हो सकते हैं अक्स और वाई के, अब कैसे निकालेंगे आप, कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखो, तो देखो पहली जो संख्या होगी वो क्या होगी, जो 8 से डिविजिबल होगी, पहली जो संख्या होगी वो यहाँ से 600 हो गई क्या, जो 8 से डिविजिबल है, क्योंकि 8 से 56 हो, चाहे यहाँ पे चलेगी पूरा पूरा कंप्लीट 8। तो पहली संख्या है ये 8 से डिविजिबल है, और कितनी बार जा रहा है यहाँ पे, 8 से 56 और 8 पंजे 40, तो 75 बार जा रहा है, यानी 75 से आगे की संख्या होगी, जैसे 608 होगी, फिर 616 होगी, और इस तरीके से चलती जाएगी। और लास्ट संख्या क्या होगी, देखो 6 अक्स वाई है ना, तो पहले तो मिनिमम संख्या 600 हो गई, 0 ले ले, और हाईएस्ट जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 699 हो सकती है क्या, यहाँ पे तो सेम होना चाहिए 6, अगर यहाँ पे इससे ज़्यादा ले लिया तो ये 7 बन जाएगा फिर वो, ठीक है। तो यहाँ पे 699 होगी लास्ट वाली संख्या, ये 699 होगी। तो यहाँ से चेक कर लो कि 8 से डिविजिबल वाली इसकी पहले वाली कौन सी संख्या है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, 8 20 64, और यहाँ से 5 बचेगा, 8 7 56। तो जो 87 बार जाएगी ना वो संख्या क्या होगी, 8 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। तो देखो 85, 75, 76, और इस तरीके से ये इतनी है। तो टोटल कितनी संख्या है इनके बीच में, ये टोटल कितनी संख्या हो गई, तो यहाँ से निकाल सकते हो कि 87 माइनस 75 करोगे 12, और प्लस 1, क्योंकि इनको भी काउंट करना है, फर्स्ट को और लास्ट को भी काउंट करना है, इसलिए हम प्लस और 1 करेंगे। तो 87 माइनस 75 करेंगे तो 12, और 12 प्लस 1 क्या हो जाएगा 13। कभी भी गलती मत करना, क्योंकि हम जैसे करते हैं ना, जैसे 2 3 4 और 5 इस तरीके से हैं, इनको आप काउंट करो तो 1 2 3 4, ये 4 नंबर आ रहे हैं, और इनका डिफरेंस करोगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ये डिफरेंस क्या है कि इनके बीच में देखो यहाँ से, तो हमेशा जब हम काउंट करते हैं ना इन संख्याओं को, तो इन दोनों को भी अगर हम लेते हैं तो प्लस 1 और करना पड़ता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर इस संख्या को फर्स्ट और लास्ट दोनों को ले रहे हैं तो एक और ऐड करना पड़ता है, इसलिए ये पूरी संख्या हम जोड़ेंगे तब आएगी यहाँ से। क्लियर है। तो यहाँ से ये डिफरेंस कितना हो गया, अब डिफरेंस देखो कि 87 माइनस 75 12 ही आ रहा है आंसर तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, 12 प्लस 1 13। ये चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि कई स्टूडेंट गलत कर देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में जैसे यहाँ पे 12 हो जाता ना, यहाँ पे 12 हो जाता ना, तो कई स्टूडेंट वो 12 करके ही आते हैं इसको। नेक्स्ट सवाल देखो, एक वर्ग का आपको दे रखा है, सेक्टर का एरिया दे रखा है, और इसका एंगल कितना है 45 डिग्री। तो सेक्टर का एरिया तो अभी निकालना आपको बताया, तो वो सवाल आया था 60 डिग्री वाला। तो पाई आर स्क्वायर है वो 360 डिग्री का होता है, 45 डिग्री का आपसे पूछा है, तो ये एरिया होगा, ठीक है। ये सवाल भी पिछली क्लास में भी आया था, मैंने बताया था आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, हमेशा एंगल चेंज करता है तो इस तरीके से एरिया भी चेंज होता जाता है, तो फॉर्मूला कभी भी याद नहीं करना आपको। तो ये एरिया हो गया इसका सेक्टर का, ये आपको दे रखा है 308, बस आपको सोल्व करना, आर का मान निकालना। सोल्व करेंगे यहाँ से 45 का कितना होता है 90, 9 चौक 36, यानी 8 बार जाएगा, ये 8 चला गया उधर, और पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना जाएगा 22/7। सोल्व करेंगे यहाँ से 22 से तो कितनी बार चला जाएगा, 14 बार चला गया क्या। तो यहाँ पे आर स्क्वायर है वो कितना आ गया 14 × 8 × 7। तो आर का मान कितना होगा, इसका रूट कर देंगे। तो 14 को क्या लिख सकता हूँ 7 × 2 लिख सकता हूँ, 7 और 7 2 हो गए, तो एक बार 7 तो बाहर आ गया, 8 दूनी 16 हो गया, 16 का कितना हो गया 4। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 28 सेंटीमीटर।
लास्ट सवाल देखो, यहाँ से परसेंटेज का सवाल है। 20% का इंक्रीज कर दिया जाता है, 20% डिक्रीज कर दिया जाता है। हमेशा याद रखना, जब एक बार प्लस कर दिया जाए, एक बार माइनस कर दिया जाए और दोनों डाटा सेम हो, तो हमेशा x²/100 की कमी होती है। कमी क्या होती है? कमी, डिक्रीज होगा हमेशा, याद रखना। तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर करोगे 400, 400 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो 4% का क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका आप करोगे इस सवाल को बेसिक से करोगे कि पहले देखो 100%, वही सवाल है देखो डिस्काउंट वाला ही। उसी तरीके सक्सेसिव का होगा कि पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 20% कम कर दिया, तो 120 का 20% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 24। तो यहाँ पे 24 रुपये कम करेगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 20 तो कम कर रहा है, 4 और कर रहा है तो 96 हो जाएगा। कितना कम आया यहाँ से? 4% का डिक्रीज आ गया। 100 से कितना हो गया? 96 हो गया। तो ये हो गया। आप कर सकते हो तीसरा तरीका, वही फ्रैक्शन वाला तरीका कि 20% बढ़ा दिया गया तो 20% का मतलब 1/5, 5 से 6 कर दिया और यहाँ से 5 से 4 कर दिया, कम कर दिया तो यहाँ से कितना हो गया? 25 से 24 हो गया। 100 पर देखना है तो इंटू 4 कर दो, इंटू 4 कर दो, तो 100 पे कितना हो गया? 96। 4% का डिक्रीज हो गया। ये हो गया सवाल। क्लियर है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सभी सवाल हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। कैसे आपको इन क्वेश्चन को एग्जाम में हैंडल करना है वो तरीका आपने सीखा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की शिफ्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।